कल हमने ऑस्मोसिस डिस्कस किया था, डिफ्यूजन डिस्कस किया था। आज हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। ऑस्मोसिस याद है ना? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वेरी गुड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन स्पेसिफिकली यूज करते हो आप सैल्यूट का बोलते हो, लेकिन जब आप मेंशन करते हो ना किसका कंसंट्रेशन, जैसे सॉल्वेंट का मैंने बोला हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये एक तरह का डिफ्यूजन ही है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये हमने कल डिस्कस किया था ऑस्मोसिस। आज हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। इवन कल हमने ये भी बोला था कि डिफ्यूजन को आप स्टॉप नहीं कर सकते, बट ऑस्मोसिस को स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है? सपोज हमारे पास यही, हमने रेस क्यों किया इसको, ठीक है, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, बीच में एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ से आउटलेट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक और आउटलेट रखो, ठीक है। ये है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ये मान लो यहाँ पे सोल्यूशन है, इसी सॉल्वेंट का सोल्यूशन है। फाइन, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन हाई होगा और यहाँ पे सोल्यूशन में क्या होगा, दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। क्लियर है ना? यहाँ से बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर वी क्लियर? मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, कैन यू टेल मी? प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड या सोल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट? एसपीएम है तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। क्लियर? ऑस्मोसिस होगा ना, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, या आप ऐसे बोल सकते हो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ना? इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगर आप इस मोमेंट को रोकना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम लिखते हैं पाई। क्लियर? पाई क्या होता है? इट्स अ मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आर वी क्लियर? पार्टिकल्स यहां से यहां मूव हो रहे हैं, अगर आप यहां से प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर किस पे अप्लाई होगा, लिक्विड पे, तो यहां से जो मूवमेंट हो रहा था ना सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, लाइक यहां से वाटर के पार्टिकल्स यहां पे आ रहे हैं, तो आप जब यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो उससे क्या होता है, ऑस्मोसिस स्टॉप होता है। और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को, इसी मिनिमम प्रेशर को जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाता है, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? फाइन, नाउ पे अटेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इसका डेफिनेशन सिंपल है, इट्स द मिनिमम प्रेशर, इट्स द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन किस साइड, सॉल्यूशन साइड, अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट particles through SPM, semi-permeable membrane. Are we clear? Minimum pressure that is applied on the solution side to stop the process of osmosis. This this pressure is known as osmotic pressure. Is it clear? ये समझ आया अच्छे से सबको? ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। डन। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना है। क्लियर? सिंस इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इसमें मॉलिक्यूलर मास वगैरह जरूरी होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के जरूरी होने चाहिए। आर वी क्लियर? नाउ पे अटेंशन, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम। एम क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पे अटेंशन, अगर यहाँ पे जो सोल्यूशन साइड में इसमें मोलैरिटी ज्यादा है, सल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो आपको जो ये पाई अप्लाई करना पड़ता है ना, ये आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों अप्लाई करना पड़ेगा ज्यादा, थोड़ा समझो इसको, यू नो इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ पे। अगर मोलैरिटी ज्यादा है दैट मीन्स यहाँ पे सल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम है, इस वजह से मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स या रेट ऑफ ऑस्मोसिस विल बी टू हाई। क्लियर? दैट मीन्स टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर। क्लियर? बट अगर मोलैरिटी कम होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे सल्यूट का अमाउंट तो है लेकिन नॉर्मल अमाउंट में, जिसकी वजह से मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन उसका रेट जो है वो कम है। क्लियर है ना? तो जिसकी वजह से फिर आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम अप्लाई करना पड़ेगा। आर वी क्लियर? तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट osmotic pressure is directly proportional to the molarity. Next, osmotic pressure is directly proportional to the temperature. Are we clear? Fine.
जब आप इनको कंबाइन करोगे इट बिकम्स लाइक दिस, एक कांस्टेंट, या ऐसे लिख सकते हो कंबाइनिंग दीज टू फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू टी, कांस्टेंट लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है। और वो कांस्टेंट कौन सा होता है, r, आर वी क्लियर, r क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या वैल्यूज होते हैं इसके, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आप वो याद कर सकते हो इन डिफरेंट लाइक लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, समथिंग लाइक दैट, क्लियर है ना। आर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आर आ गया, एम नहीं, कांस्टेंट जो है वो आर है, आर भी क्लियर, ठीक है। तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, आर भी क्लियर, यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। मोलैरिटी आपको पता है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्लियर, वो सब चीज़ें आपको पता है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम पढ़ते हैं हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद, डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास। खुद करोगे या मैं बताऊं, बोलो, खुद करोगे या मैं बताऊं, ट्राई करोगे, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, प्लीज हैव अ लुक, दिस इक्वेशन रिजेंबल्स यूनिवर्स, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, क्या नाम है उसका, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल एनआरटी, ठीक है। दिस इक्वेशन रिजेंबल्स दिस हाउ, पाई इज इक्वल एमआरटी, ठीक है। और पाई एज इट इज, एम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू आरटी, क्रॉस कर लो इसको, तो ये बन जाएगा पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये दोनों इक्वेशन समवट सिमिलर है, आर वी क्लियर। तो दिस इक्वेशन रिजेंबल्स आइडियल गैस इक्वेशन, क्लियर है ना, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। कभी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन जो है ये किसको रिजेंबल कर रहा है, फिर नीचे ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू mark this one, are we clear, try to find the molecular mass using this colligative property, because ये colligative property है तो इससे आप molecular mass किसका, solute का find करना आना चाहिए, आएगा, ट्राई कर लो। हाँ, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। एक हुई थी, है ना, बस वी डोंट नीड द डिटेल्स, मेरा वीडियो खराब हो जाएगा बस, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, विल यू बी एबल टू डू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सिंस इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यू मस्ट बी एबल टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, आई विल नॉट डू इट, इट्स ऑन यू, क्लियर, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट, दो सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, पढ़ा है कभी। आइसोटोनिक क्या होता है, दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, क्लियर है ना, ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, उन दो सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है, दे आर आइसोटोनिक, क्लियर। अब जब भी दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होंगे ना, लाइक मान लो सेल की बात चल रही है, सेल, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है, सॉरी पाई1 है, बाहर जो सेल के बाहर भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, फिर उसी वजह से वो बाहर से अंदर आ जाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर बाहर का भी सेम होगा ना पाई2, अगर पाई1 पाई2 के बराबर है तो क्या कोई मोमेंट होगा पार्टिकल्स का, यहाँ पे नहीं होगा मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों का क्या है, सेम है, तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट बी देयर, क्लियर है ना, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, पहला मैंने क्या बोला, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें क्या होगा, पाई1 पाई2 के बराबर होगा, दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो यू कैन राइट लाइक दिस, एम आर टी, एम आर टी, क्लियर है ना। तो आर कट, टेम्परेचर कट, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कट, दैट मीन्स ओवरऑल कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, C1 इज इक्वल C2। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, उन दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर
इक्वल होगा। आर वी क्लियर? ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि दो सॉल्यूशंस व्हिच आर आइसोटोनिक हैव द सेम कंसंट्रेशन एंड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। दे यूज दीज टर्म्स व्हाइल डिजाइनिंग द क्वेश्चंस। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक एंड अनदर वन इज हाइपोटोनिक। दो सॉल्यूशंस हैं, सपोज एक सॉल्यूशन है, इसका है पाई 1, दूसरा सॉल्यूशन है पाई 2। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका पाई 2। if pi 1 is greater than pi 2, that means इसका osmotic pressure ज़्यादा है as compared to this one. This implies pi 1 is hypertonic and pi 2 क्या बन जाएगा? Hypotonic. ये हमेशा रेफरेंस में होगा, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के रेफरेंस में होगा। आर वी क्लियर? सपोज अगर पाई 3 होगा, पाई 2 का कंसेंट्रेशन पाई 3 से ज़्यादा है, तो पाई 2 उसके लिए क्या बनेगा? हाइपरटोनिक, और पाई 3 क्या होगा उसके लिए? हाइपोटोनिक। तो ये हमेशा रेफरेंस होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? देन देयर इज अनदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैंने बताया था ना, ऑस्मोसिस से हमारे घरों में पानी वगैरह जो साफ करके आता है उसमें ऑस्मोसिस भी लगता है। नाउ आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आरओ? आरओ यूज करते ना हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? आरओ हम बोलते हैं ना, आरओ से पानी पीते हैं ना हम, दिस आरओ इज रिलेटेड टू द ऑस्मोसिस ओनली। हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं बट वी डोंट नो द फुल फॉर्म। इट्स रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। फाइन, नाउ पे अटेंशन। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? हैव अ लुक। ऑस्मोसिस हो रहा था, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया तो ऑस्मोसिस रुक गया। क्लियर है ना? डन। बट उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगा अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाओगे? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे। लाइक आपको यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर अप्लाई करना था, सपोज 2 एटमॉस्फेयर अप्लाई करना था, ऑस्मोसिस रुक जाता है। लेकिन अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आप इस पाई को बढ़ा रहे हो। आर वी क्लियर? पाई का बढ़ाना मतलब यहाँ का प्रेशर आप बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखा गया कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मोशन होता है। अब कहाँ से? फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ऑस्मोसिस के टाइम पे कहाँ से हो रहा था? सोल्यूट का अमाउंट जहां से ज्यादा है टू द साइड जहां पे, सॉरी, सॉल्वेंट का अमाउंट। नॉर्मल केसेस में ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है? जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है टू द साइड इन विच सॉल्वेंट का अमाउंट इज लेस। लेकिन जब आप पाई अप्लाई करते हो उससे क्या होता है? ये प्रोसेस रुक जाता है। आर वी क्लियर? उसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तब जाके क्या होगा? सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का मोशन फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन किस साइड? जिस साइड इसका अमाउंट कम है टू द साइड इन विच इट्स अमाउंट इज मोर। क्लियर? दैट मीन सॉल्वेंट का मूवमेंट यहां से लेके यहां तक जाएगा। आर वी क्लियर? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यहां से यहां है और रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा होता है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लियर? कैसे करते हैं? हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आप क्या रखोगे? प्योर वाटर रखोगे। यहाँ से मान लो जहलम से पानी उठा रहे हैं, यहाँ पे मान लो जहलम से पानी आया, यहाँ पे जमा हो गया और यहाँ पे पानी आपने साफ रखा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस रोकने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करोगे, जिसकी वजह से फिर मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर साइड टू द सॉल्यूशन साइड विल स्टॉप। बट उसके बाद अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो मूव करेंगे कहाँ से कहाँ? फ्रॉम दिस साइड, सोल्यूशन साइड टू प्योर साइड। ठीक है, और यहाँ से आप इससे मोटर से पानी ले जाओगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है ना? बाकी जो इसमें डिजॉल्व साल्ट्स है, ठीक है ना, डिजॉल्व साल्ट्स जो भी होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, क्लियर, वो कहाँ पे रुक जाती है? वो यहीं पे रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स मूव होंगे थ्रू एसपीएम। बाकी जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट्स होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, वो कहाँ पे रुकेंगी? ओनली ऑन दिस साइड। आर वी क्लियर? दिस इज हाउ इट प्योरिफाइज वाटर। आर वी क्लियर? आरओ जो भी आपके पास होता है पानी साफ करने के लिए, उसमें भी यही प्रोसेस लगता है। दैट मीन्स डेफिनेटली वहां पे एसपीएम यूज हो रहा है। क्लियर? अगर एसपीएम चाहिए तो आरओ को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर ना? उसको खोलना पड़ेगा, देन यू विल गेट एसपीएम देयर। क्लियर? समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर नाउ? तो रिवर्स ऑस्मोसिस किसके लिए यूज होता है? फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। पहले आप साफ पानी एक साइड से रखते हो, एक साइड से जो सोल्यूशन होगा, जो खराब पानी होगा। फिर जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे क्या होगा? सोल्यूशन साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सिर्फ वो कहां से कहां मूव होंगे? टू द प्योर साइड। बट कंडीशन क्या है? आपका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। इज इट क्लियर नाउ? विल यू बी एबल टू राइट इट?
चेक करना, इसको थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ दो और लिख लेना वहां पे खुद से। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, फाइन। आई नीड 2 मिनट का ब्रेक, बट विल नॉट वेस्ट इट। कुछ चीज़ें आपको खुद करनी है। कहाँ पहुंचे थे हम? क्या बोल रहे थे आप? अभी डाउट था ना आपका? देखो फिर से एक बार देख लो। सपोज ये आपका एक ये कंटेनर है, बीच में एसपीएम लगा है, और यहाँ पे क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और ये आपका सोल्यूशन है। क्लियर? इसी सॉल्वेंट का सोल्यूशन है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से भी प्रेशर है। नॉर्मल केस में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्लियर? तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स कहाँ से? प्योर से सोल्यूशन साइड होगा। क्लियर? उसके बाद अगर आप इस मोशन को रोकना चाहते हो, आपको यहाँ से एक एक्स्ट्रा प्रेशर पी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, दिस रेट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। फिर जब आप और प्रेशर बढ़ाओगे, दिस रेट विल डिक्रीज। और प्रेशर बढ़ाओगे, ये डिक्रीज हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा प्रेशर बढ़ाने का कि यहाँ पे ये जो मोशन है ये स्टॉप हो जाएगा। उस टाइम पे जो आपने प्रेशर अप्लाई किया है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? फाइन। उसके बाद अगर आपने फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया और आपने प्रेशर बढ़ा दिया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपने ज्यादा और प्रेशर रखा, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। उससे क्या होगा? अब पार्टिकल्स का मोशन फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में। कौन से पार्टिकल्स का मोशन स्टार्ट होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मोशन। आर वी क्लियर? किस डायरेक्शन में? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज नेम्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इज दिस क्लियर? समझ आया अब अच्छे से? ठीक है, घर जाके और पढ़ लो और रिवाइज करो, तब जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें भी अगर कोई याद करना स्टार्ट करेगा, नो कमेंट्स फॉर दैट गाय। ठीक है, नेक्स्ट, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। पे अटेंशन। जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बताते हो, फ्रॉम दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू यू कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? ये नॉर्मल केसेस में होता है ऐसा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जब आप फाइंड करते हो, आप मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर आपने जो यूज किया है ना सल्यूट, अगर वो पानी में डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, कौन? सल्यूट अगर डिसोसिएट हुआ, इट डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स, या एसोसिएट हुआ, उससे क्या होगा? उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे। किसके पार्टिकल्स चेंज होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट चेंज। फाइन। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट चेंज हो रहे, तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सेम रहेगा? नहीं, वहां पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, कैसे होगा? कि आपने ऐसा कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्यूशन में जो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, उससे क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा उससे ये डिविएट करेगा। क्लियर? क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। आर वी क्लियर? जैसे आपने सपोज सपोज आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड पानी में ऐड कर दिया और ये डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएशन के टाइम पे लेट्स डिस्कस दिस वन। अगर डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? एनीवन? हैव अ लुक। एल्यूमिनियम क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है, Al3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 3। यहाँ पे ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल था या एक मोल था, डिसोसिएट होने के बाद ये 1 मोल प्लस 3 मोल्स बन जाते हैं। ठीक है ना? दैट मीन्स आपके पास कितने मोल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन? 4 मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? सेम गोज विद एसोसिएशन। कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। फाइन। नाउ द अनदर क्वेश्चन, कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उसका या कम हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कम होगा। किसका? सॉल्यूट का। डिसोसिएट हो रहा है ना,
लाइक AlCl3 था इनिशियली, इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ होगा, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन Al बन रहा है। Al का मॉलिक्यूलर मास कम है एज कम्पेयर टू AlCl3। Cl का मॉलिक्यूलर मास कम है एज कम्पेयर टू AlCl3। आर वी क्लियर? या फिर आप ऐसे बता सकते हो, आपने अभी बोला ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा? कम हो जाएगा। आर वी क्लियर? या आप इससे भी देख सकते हो, लाइक AlCl3 का मॉलिक्यूलर मास कुछ होगा, डिसोसिएशन के बाद वो Al बन रहा है, Al का मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन AlCl3। इवन अलग से अगर आप Cl के साथ कंपेयर करोगे, Cl का मॉलिक्यूलर मास इज लेस एज कंपेयर टू AlCl3। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो सेम यहाँ पे अगर एसोसिएशन हो रहा है, दो तीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, डाइमर्स बना रहे हैं, ट्राइमर्स बना रहे हैं, क्लियर है ना? तो उससे क्या होगा, एक जाइंट मॉलिक्यूल बनेगा। जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा या कम होगा? वो बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? फाइन। जैसे हमारे पास है इथेनॉइक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O, O और H। ठीक है, नेक्स्ट CH3, C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट O और H। क्लियर? ये दोनों डाइमर हो रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है सोल्यूट का। क्लियर है ना? सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी इथेनॉइक एसिड के हैं, जो आपने सोल्यूशन में इथेनॉइक एसिड ऐड किया, वो सारे क्या हो रहे हैं, वो डाइमर्स बना रहे हैं ऐसे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दो मॉलिक्यूल्स एक बन रहा है। क्लियर? तो ओवरऑल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे या कम होंगे? आपने अगर 100 इथेनॉइक एसिड के पार्टिकल्स यूज किए वहां पे, फाइनल आपके पास सोल्यूशन में एसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल्स बनेंगे? सिर्फ 50। क्लियर है ना? तो पार्टिकल्स रिड्यूस हुए, पार्टिकल्स रिड्यूस हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, आप चेक कर लो, ये पूरा मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा 1। ठीक है ना? तो इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अरे ये पूरा मॉलिक्यूल एक बन रहा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे, ठीक है ना, सपोज आपको जो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आएगा बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला, क्या ये सही मॉलिक्यूलर मास है इस सोल्यूट का? नहीं। क्लियर? दिस मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यू माइट बी एक्सपेक्टिंग लाइक दिस कि कितना मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, बात बागे 100 अठो अठो प्लस दाइत्र दाइत्र के साथ जी हो गए शेयर 60। यू माइट बी एक्सपेक्टिंग कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे वो MB वाली फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ी, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60 आंसर आएगा, बट आपका आंसर क्या आ रहा है? 120 आएगा। क्लियर है ना? डबल आएगा ना? ठीक है, तो 120 इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सोल्यूट। क्लियर? ये कब पॉसिबल है? ओनली इन केस सोल्यूट डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स। क्लियर? डिसोसिएशन में उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, एसोसिएशन में उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। क्लियर? जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो नहीं रहेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपको 60 एक्सपेक्टेड था, आपका क्या आ रहा है? 120। द डेविएशन इन मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर? दैट मीन्स जो आपका आंसर आ रहा है वो करेक्ट नहीं है, वो एबनॉर्मल वैल्यू है इसका। आर वी क्लियर? ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे जो भी आपका आ रहा है वो इनकरेक्ट है, जो एक्सपेक्टेड होगा उससे डिविएट कर रहा है। इज इट क्लियर? समझ आया ये? डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टाइम पे आपका जो मॉलिक्यूलर मास मिलता है वो एबनॉर्मल होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है, वो एक्चुअल नहीं होता है। इज इट क्लियर? दिस मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना? फाइन, बट वी नीड टू डिस्कस कि कितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बढ़ेगा, विल डिस्कस इट इन डिटेल। फाइन, पे अटेंशन, यू कैन चेक हियर एज वेल, पे अटेंशन। यहाँ पे जो ये हो रहा है ना डिसोसिएशन, हैव अ लुक, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस बन रहे हैं? 1 3 4। क्लियर है ना? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा ना वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, इट इंक्रीजेस बट 4 टाइम्स। आर वी क्लियर? ठीक है, सेम इसके लिए सपोज आपने सोडियम क्लोराइड यूज किया और वो डिसोसिएट हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? 2 टाइम्स, क्योंकि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। मॉलिक्यूलर मास कितने टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जैसे इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास इस केस में 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। क्लियर ना? 1/4 बनेगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास। सेम गोज विद दिस, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन 2 टाइम्स, क्योंकि आपने इनिशियली 1 मोल लिया था, ये 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज 2 टाइम्स और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट विल डिक्रीज 2 टाइम्स, वो हाफ हो जाएगा। आर वी क्लियर?
समझ आ रही है बात? नाउ द एसोसिएशन पार्ट। सपोज कोई सल्यूट है ए, ठीक है, और ये एसोसिएट हो रहा है, तो आपके पास A2 बन रहा है, क्लियर है ना? तो आपने दो मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं ए के, और वो डाइमराइज हो रहा है, दो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे चेंज होगा? विल इट इंक्रीज 2 टाइम्स और विल इट डिक्रीज 2 टाइम्स? इट विल डिक्रीज 2 टाइम्स, क्योंकि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ आ रहा है एक्स सपोज, उसके बाद जब आप उसका डाइमर, डाइमर मतलब जहाँ पे दो दो यूनिट्स कंबाइन होंगे, ठीक है, तो जब डाइमर बनेगा तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्लियर है ना? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिक्रीज एंड बिकम 1/2, क्लियर है ना? नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा बट 2 टाइम्स। आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? सपोज अब अगर आपके पास पॉलीमर है, कोई सॉल्यूट ऐसा है जो पॉलीमर बना रहा है, पॉलीमर के लिए आप क्या यूज करते हो? सपोज ये ए है, ये कंबाइन होके AN बना रहा है, इट कुड बी A4, इट कुड बी A5, चार चार पांच पांच यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो आपने N पार्टिकल्स ऑफ A यूज किए और वो पॉलीमर कितना बना रहे हैं? AN, ठीक है, मतलब N यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं A के, फिर वो एक सिंगल यूनिट बन रहा है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे चेंज होगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो क्या बनेगा? 1/n, और साथ में मल्टीप्लाई करना है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, क्लियर? जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उसको क्या करना है? 1/n से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएगा, लेकिन वो बन जाएगा n टाइम्स जो आपका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है। इज इट क्लियर? ठीक है, डन। एबनॉर्मल मोलर मास समझ आया, कितना बढ़ेगा कितना कम होगा? इज दिस क्लियर? ठीक है, दैट मीन्स जिस टाइम पे एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, उस टाइम पे आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक नया फैक्टर आएगा, उसको बोलते हैं वैन हॉफ्स फैक्टर। प्लीज गो थ्रू द नोट्स, ठीक है ना? नोट्स पढ़ लो, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे मुझे बता देना इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ये क्लियर हुआ? शुड आई इंट्रोड्यूस नेक्स्ट फैक्टर, वैन हॉफ्स फैक्टर? नहीं? टाइम क्या हुआ भाई? 7:26, ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो।